ओके, सॉरी आई हैव नॉट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, मैं मिस कर गया था। ओके, तो आपके पास जो है वो, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से बात करें तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो आप जो भी मार्केट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट को जो है वो, जो भी, तो जो भी आपके पास जो है वो स्ट्रेटजी है या जो भी आपके पास एरिया है, लाइक अगर मैं मार्केटिंग के लिहाज से बात करूं तो मार्केटिंग के अंदर तो ये कह रहे होते हैं कि जी कल इतना इन्वेस्ट करो कस्टमर्स के ऊपर जो है कि कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट पर जो है वो खुद लॉयल हो जाए, तो वो चीज आपके पास मार्केटिंग इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। फॉलो अप सर्विसेज का मतलब ये है कि जो अगेन हमने वो बात कही थी कि मैक्सिमम जो है वो आपके प्रोडक्ट के जो है फॉलो अप या फीडबैक जो है आप फ्रीक्वेंटली ले रहे होते हो, ताकि कस्टमर्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आसानी हो सके या कस्टमर्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इजी या कन्वीनियंट हो सके कि आप उनके उनका फीडबैक या उन फीडबैक लेवल डायरेक्टली जो है इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, अब हम 5 लेवल स्ट्रेटजी या जो हमारे पास 5 फोर्सेस है उन फोर्सेस में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं कि हमारी डिफरेंशिएशन की जो स्ट्रेटजी है वो 5 मॉडल के ऊपर किस तरीके से चलती है। एग्जिस्टिंग राइवलरी, मतलब जो एग्जिस्टिंग मौजूद है, जो अभी मौजूद है हमारे राइवल, उनके ऊपर कैसे चलते हैं। कस्टमर्स आर लॉयल परचेजर्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप, हम लोग तो शायद इतने ज्यादा ब्रांड लॉयल नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स के हम जब प्रोड्यूसर्स के तौर पे बात करते हैं और जब हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को लेके चल रहे होते हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जी कस्टमर्स जो है वो लॉयल परचेजर्स होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के। मतलब जो प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट होता है उसका जो कस्टमर है, उसका जो परचेजर होगा वो लॉयल परचेजर होगा। ठीक है, मींस वो आप फिर उसके अलावा उसको कॉस्ट के ऊपर बार्गेन कर ले, किसी भी चीज के ऊपर बार्गेन कर ले, चूंकि वो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा होगा, चूंकि वो डिफरेंशिएशन को कंसिडरेशन में लेके चल रहा होगा, इसलिए वो लॉयल कस्टमर जो है वो ट्रीट किया जाएगा। 1 मिनट बेटा रुको, तुम लोगों का सेकंड लेक्चर भी हो गया है, मैं वो भी उठा लूं जरा। ओके, आपका जो कस्टमर लॉयल कस्टमर होगा या आपका जो लॉयल जो आपका क्लाइंट होगा, दैट कैन नेवर मूव ऑन, ये आपका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के अंदर आ रहा होता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड कंज्यूमर पावर के लिहाज से बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी यूनिकनेस और जो लॉयल्टी होती है, मतलब प्रोडक्ट की यूनिकनेस और कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है, वो कस्टमर की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देती है, मींस वो कस्टमर के रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देती है प्राइस इंक्रीज को। मींस अगर आप प्राइस इंक्रीज कर भी देते हैं तो आपका जो लॉयल कस्टमर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि आपका लॉयल कस्टमर कहेगा कि जी चूंकि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे ऑफर हो रहा होगा इट इज सच अ प्रोडक्ट कि वो मार्केट में और किसी ये फीचर है, मार्केट के अंदर ये चीज जो है वो कहीं और मुझे अवेलेबल नहीं है, तो वो इवन इसको कंसिडरेशन में करते हुए जो है वो आपका जो प्रोडक्ट का यूनिक एस्पेक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यूनिक एस्पेक्ट आपकी प्राइस को एब्जॉर्ब कर लेगी जो भी आप इंक्रीज करने के लिए जा रहे हैं। बार्गेनिंग पावर और सप्लायर्स के लिहाज से बात करें, प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स ड्राइविंग अप फर्म कॉस्ट मे बी पास ऑन द कस्टमर। मींस सप्लायर, चूंकि आपने जो है वो सप्लायर्स को ये कहा है कि जी मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरे लिए जो है वो प्राइम कंसर्न है, तो जाहिर सी बात है जब वो उसकी प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, जब सप्लायर से महंगे दामों में चीज खरीद रहा है, तो वो प्राइस आगे कस्टमर के ऊपर थ्रो कर देता है या कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के लिए यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियल आयरन्स के लिहाज से बात करें, सब्सटेंशियल बैरियर्स एंड वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट। न्यू एंट्रेंट्स के लिए या नए लोगों के लिए जो है उस मार्केट में आना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि एक तो इसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट फंडामेंटल अमाउंट जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड होता है। अलॉन्ग विद दैट आपको जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज भी चाहिए होती है। दैट मींस आपके पास रिसोर्सेज भी उतनी ही यूनिक होनी चाहिए हैं सो दैट आप उस पर्टिकुलर या पोटेंशियल आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकें या उस मार्केट के अंदर एंटर हो सके। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट के लिहाज से बात करें तो आपके पास जो कस्टमर लॉयल्टी है, उसका मार्केटिंग में लॉयल कस्टमर्स की टर्मिनोलॉजी से जो हम देख रहे होते हैं, वो बहुत सारी दफा में आपके सब्स्टिट्यूट वाले इशू को ओवरकम कर देते हैं। दैट मींस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितना ही एक्सेप्टेबल क्यों ना हो, बट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर्स बिकॉज कस्टमर्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट के
लॉयल कस्टमर्स। ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन के अंदर रिस्क की बात करें तो रिस्क के अंदर हमारे पास क्या आता है, कैन चार्ज टू हाई फॉर ऑफ अ प्रीमियम प्राइस। मीन बहुत सारी दफा में अब बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए, बहुत सारे एरियाज को कवर करते हुए या बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आप प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लाइक जिस तरीके से आईफोन एक्स है, आईफोन 11 अब जो आ रहा है, या नोट 20 जो आ रहा है, या आपका सैमसंग जी जो आ रहा है, या जो आपका सैमसंग जी फोल्ड है, या जो आपका सैमसंग 2 फोल्ड के मोबाइल है, अगर आप उनको देखें तो वो सारे के सारे जो आपकी प्राइसेस हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हाई चली गई, लाइक 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2.75। तो आप डिफरेंशिएट करने के चक्कर में जो है आपने प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। डिफरेंशिएशन थी नो लॉन्गर वैल्यूएबल टू कस्टमर। एक वक्त यस ये भी आ सकता है कि आपके प्रोडक्ट की जो है जो डिफरेंशिएशन या जो यूनिकनेस है वो खत्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि यूनिकनेस किसी भी प्रोडक्ट की बहुत लंबे अरसे तक रह नहीं सकती है। और अगर आपको यूनिकनेस को रिटेन करना है तो फिर आपको प्रोडक्ट को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप तमाम मोबाइल फोन्स की एग्जांपल लो, मोबाइल फोन्स के आज से 2-3 साल पहले की एग्जांपल लो, तो 2-3 साल पहले में वो बहुत फ्रीक्वेंटली नए मॉडल्स लेकर आ रहे थे, बहुत फ्रीक्वेंटली वो डिफरेंशिएशन लेकर आ रहे थे। लेकिन अगर आप 3 साल बाद, 4 साल बाद उसके ऊपर देखो तो अब आकर कस्टमर के लिए वो जो वैल्यू है, वो इनोवेशन है, वो वैल्यू नहीं रखती, वो माने नहीं रखती, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा इनोवेशन हर वक्त पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसके बाद ओवर डिफरेंशिएटिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। ओवर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपने बीइंग अ प्रोड्यूसर डिफरेंशिएशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लिया कि आपने ऐसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को या ऐसे डिफरेंशिएटेड एस्पेक्ट्स को जो है वो मार्केट में लिया है जो है मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल ही नहीं। लाइक जिस तरीके से इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देना चाहो तो हम नोकिया की ले लो। नोकिया वालों ने यूनिकनेस के चक्कर में, डिफरेंशिएशन के चक्कर में व्हाट दे डिड वाज दे क्रिएटेड दैट विंडो फोन, और विंडो फोन नोकिया के अलावा किसी ने नहीं किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ विंडो फोन के अंदर, तो विंडो फोन जो है वो कस्टमर के लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, और एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर जो है उसने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब इसका जो मसला आया या इसका जो इशू आया वो ये आया कि आपके पास काउंटर फीटिंग का इशू आ जाता है। काउंटर फीट का मतलब ये है कि आपका जो कस्टमर है या जो आपका क्लाइंट जो है आपका, वो ही हैज एवरी बिट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि वो आपके प्रोडक्ट को काउंटर फीट करे। काउंटर फीट करने का मतलब है आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना। ये बिल्कुल एक चीज जो है वो पॉसिबल है, ये एक चीज जो है वो डिलीवरेबल भी है, या एक रिस्क मार्केट में मौजूद भी है कि आपने अपने एंड से तो तमाम के तमाम जो है वो जो यूनिकनेस की जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो आपने ले लिए, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट्स आपने जो है जो आपने लिए हैं उसका रिजल्ट ये होगा कि वो आप बाज़-औक़ात आपका जो कस्टमर होता है, आपका जो क्लाइंट होता है, वो आपके उस पर्टिकुलर जो आपने इनोवेशन लिया उसको रिजेक्ट करने की कैपेसिटी भी रखता है। उसने ये कस्टमर ने कहने का जी इंस्टेड ऑफ इस चीज को जी आप जो है वो मुझे इतना ज्यादा जो है वो यूनिक 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 के नाम के ऊपर प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, ये मेरे लिए यूनिक नहीं रहा, या मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। लाइक वो क्या करना है, जिस तरीके से एग्जाम्पल दी आपको विंडो फोन की, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आते हैं और अब हमारे पास आते हैं फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर। फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर पहले हम फोकस स्ट्रेटेजी की चीजों को देख के जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर जब हम सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले फोकस स्ट्रेटेजी में कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि ये कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये है कि इसमें कॉस्ट के भी एरियाज मौजूद होते हैं, कॉस्ट के भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन के एलिमेंट भी मौजूद होते हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट इसका स्कोप जो है वो डिफरेंट होता है। कंपैरेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों का स्कोप वाइड था, ब्रॉड था, इसका स्कोप जो है वो आपका नैरो है। नैरो स्कोप होने के साथ हम जब इसका नीचे इसको डिफाइन करने की बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, an integrated set of actions taken to produce goods and services that serve the need of particular competitive segment। मीन्स ये जो प्रोडक्ट क्रिएट किए जाते हैं, ये जो फोकस स्ट्रेटेजी जो यूज की जाती है, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है, उस एरिया में यूज की जाती है जहां पे हम वो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि कस्टमर की नीड को केटर करे, जरूरत को केटर करे, मतलब जो कि फंडामेंटल को केटर करे, सिग्निफिकेंट को केटर करे, मतलब जिसके ऊपर बार्गेन करना थोड़ा मुश्किल है।
कब अट्रैक्टिव होती है फोकस स्ट्रेटेजी? फ्रॉम लाइक रिसोर्सेज टू compete इन द ब्रॉडर मार्केट, मतलब कि जब आप ब्रॉडर मार्केट में जो है वो compete करने के काबिल नहीं हो, मतलब जब आप नैरो मार्केट में compete करो, ठीक है। इसके बाद firm may be able to be more effective serve narrow market segment thus larger market competitor, मींस आप नैरो मार्केट कंपेटिटर को जो है वो आप सर्व करो, या नैरो मार्केट कंपेटिटर को जो है वो आप रिलाई कराओ इंस्टेड ऑफ हाई मार्केट। निच मार्केट इज अट्रैक्टिव, निच मार्केट का मतलब न्यू मार्केट है कि नई मार्केट जो है वो अट्रैक्टिव होती है, या नई मार्केट के लिए वो एक्सप्लोर करना ज्यादा आसान होता है। लार्ज फार्म में ओवर निच मार्केट है, लार्ज फार्म जो है आपको बड़ी बड़ी जो कंपनीज है या बड़े जो एरियाज है वो आपके निच मार्केट को जो है वो ओवरलुक कर सकते हैं, या वो इस मार्केट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मजीद फर्दर हम आगे आते हैं और आगे आके देखते हैं इसके अंदर और मजीद चीजें के फोकस स्ट्रेटेजी एग्जाम्पल। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम किस तरीके से करते हैं, फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर हम एग्जाम्पलीफाई हम इसको कैसे कर रहे होते हैं। हमारे पास तीन बेसिक ग्रुप्स होते हैं, तीन बेसिक ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि हम तीन बेसिक एरियाज को जो है वो देख रहे होते हैं। पहला हमारा बायर ग्रुप होता है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट होता है, तीसरा हमारे पास ज्योग्राफिक मार्केट होता है। बाइंग ग्रुप्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हम किस तरह के ग्रुप को या किस ग्रुप को हम जो है वो फोकस करें, यूथ को फोकस करें या सीनियर सिटीजन को फोकस करें। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे पास ग्रुप्स जो है वो चेंज होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास प्रायोरिटीज जो चीजें नहीं आती। लाइक यूथ की प्रायोरिटी कुछ और है, यूथ के लिए सिग्निफिकेंस कोई और चीज कहलाएगी, यूथ के लिए नीड कुछ और कहलाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए नीड कुछ और कहलाएगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट लाइन के लिहाज से जब हम बात करें, ओके इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो प्रोफेशनल प्रिंटर ग्रुप्स, प्रोफेशनल प्रिंटर ग्रुप्स का मतलब क्या है? प्रोफेशनल प्रिंटर ग्रुप्स का मतलब ये है कि क्या आपके जो कस्टमर लाइन है या क्या आपकी जो नीड है या क्या आपके जो कस्टमर्स है वो क्या प्रोफेशनल लाइन के मतलब प्रोफेशनल नीड है, प्रोफेशनल डिमांड है। लाइक जिस तरीके से प्रोफेशनल कैमरास की बात हम कर रहे होते हैं, तो जो आपके प्रोफेशनल कैमरास होते हैं तमाम के तमाम, उसकी नीड्स के लिहाज से बात करते हैं। जियोग्राफिक नीड्स के लिहाज से बात करें, जियोग्राफिक नीड्स के अंदर ईस्ट और वेस्ट कोस्ट का एक बहुत बड़ा जो है हमारा डिफरेंस है। लाइक जो कुछ शायद हो सकता है जो प्रोडक्ट्स हमें इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है वो प्रोडक्ट्स वेस्ट में एक्सेप्टेबल है, वेस्ट में इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लाइक जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी आपको, हमारे लिए चाय एक्सेप्टेबल है, मतलब वी हैव गॉट टी एज अ प्रेफरेंस, तो उसके टी के ऐड में आपको वो चीज नजर आएगी। वेस्ट में अगर आप मैग्नम का ऐड देखो तो आपको उनका कल्चर, उनका नॉर्म, उनकी स्ट्रेटजी, उनके फोकसेस, उनके डायनामिक्स आपको नजर आएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि किस तरीके से आपकी फोकस स्ट्रेटजी जो है वो आपके ग्रुप्स के अंदर जो है फोकस कर रही होगी, ठीक है। फोकस कॉस्ट रिलेशनशिप। अच्छा अब हमने यहाँ पे फोकस के लिहाज से जब बात की और हमने ये कहा कि ये कॉस्ट, इसके अंदर कॉस्ट के फीचर्स भी मौजूद है, इसमें डिफरेंशिएशन के फीचर्स भी मौजूद है, तो वो कैसे कैसे मौजूद है वो आप देखें हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। लाइक फोकस के अंदर हमारे पास, जब कॉस्ट लीडरशिप की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी लो कॉस्ट है सबसे पहले और हमें कॉस्ट लो करना होता है। कंपैरेटिव स्कोप जो है वो हमारे पास नैरो है, स्क्वीज है, कम है। डिफरेंशिएशन के लिहाज से बात करें, फोकस डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो हम प्रोडक्ट की यूनिकनेस को उसके अंदर लेके रखते हैं कि जी प्रोडक्ट जो है हमारे पास यूनिक है। स्कोप येट अगेन हमारे पास नैरो है, लाइक जिस तरीके से एप्पल है, रोल्स रॉयस है, ये हमारे पास जो है उसके फोकस चल रहे होते हैं या डिफरेंशिएशन चल रही होती है। रिस्क की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इस एरिया में रिस्क जो है वो कहाँ कहाँ या कौन कौन से जो है रिस्क हमारे पास जो है वो इंक्लूड कर रहे होते हैं। सेम बेसिक रिस्क एज ब्रॉडकास्ट और ब्रॉड डिफरेंशिएशन प्लस, मतलब जो हमने पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि जी एक तो ये कि एक तो रिस्क ये है कि जी ब्रॉड मार्केट में नहीं डील कर रहा होता, ठीक है। सबसे पहली चीज नैरो मार्केट में डील कर रहा होगा, नैरो मार्केट कब खत्म हो जाए नो वन नोज अबाउट इट, ठीक है। कंपेटिटर मे बी एबल टू फोकस मोर ऑन नैरोली डिफाइंड कंपेटिटिव सेगमेंट आउट फोकस द कस्टमर, मतलब कंपेटिटिव नैरो होने के चक्कर में बात होता है इतना नैरो हो जाता है कि वो बहुत सारे अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को जो है वो आउटलुक कर देता है, फॉलो कर देता है, खुल जाता है देखना। इंडस्ट्री बेसिस के लिहाज से बात करें तो मार्केट सेगमेंट जो है वो सिर्फ फोकस स्ट्रेटजी के ऊपर लग सकता है। दैट मीन वो सिर्फ कंपेटिटिवनेस को परस्यू करने के लिए जो है वो सिर्फ अपनी नैरो मार्केट को जो है फोकस करता रहेगा करता रहेगा और करता रहेगा, विच में रिजल्ट के वो मार्केट से ऑब्सोलीट भी हो सकता है, ठीक है। कस्टमर नीड्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो कस्टमर की जो नीड्स होती है वो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पूरी की पूरी मार्केट में एक जैसी हो जाए, तो कंपेटिटर के लिए बहुत आसान होगा
मोहम्मद हसन। ओके ओके, इसके बाद कस्टमर नीड्स के लिहाज से बात कर रहे हैं कि नीड्स के लिहाज से शायद बहुत ज्यादा हम जिस चीज के ऊपर फोकस करें, एट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है वो उस पर इतना ज्यादा फोकस कर दें एज अ होल के तमाम की तमाम जो नीड्स है वो सबकी एक जैसी हो जाए, तो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज वैसे ही डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी आती है वो हमारे पास जो लास्ट आती है वो आती है इंटीग्रेटेड कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। मतलब कॉस्ट और डिफरेंशिएशन का मर्जर, कंप्लीट इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ। अगर एक सीक्वेंस हम यहाँ का फॉलो करें, एक सीक्वेंस हम यहाँ का फॉलो करें। ठीक है, अब इसके लिहाज से जब हम बात करते हैं तो एफिशिएंटली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद डिफरेंशिएटेड एट्रीब्यूट्स, मतलब प्रोडक्ट एफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है, दैट मींस कॉस्ट लीडरशिप वाला एलिमेंट आ गया, विद डिफरेंशिएटेड एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स उसके डिफरेंट होते हैं या यूनिक होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का एलिमेंट आ गया। एफिशिएंसी क्या होती है, लो कॉस्ट, डिफरेंशिएशन क्या होती है, यूनिक वैल्यू। ठीक है, मजीद फर्दर आगे चलते हैं। इन्वॉल्व एंगेजिंग इन प्राइमरी सपोर्ट एक्टिविटीज दैट अलाउ फर्म टू साइमल्टेनियसली परस्यू लो कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपकी प्राइमरी कॉस्ट होती है, जो आपकी ऊपर की जो कॉस्ट होती है, जो आपकी मेजर कॉस्ट आती है, मतलब एक तो आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज होती है, प्राइम एक्टिविटीज होती है, तो जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है वहां पे ये फोकस करता है कि वहां ये कॉस्ट को कर्टेल करे, और सेकेंडरी में ये फोकस कर रहा होता है, सपोर्ट एक्टिविटीज में फोकस कर रहा होता है कि वहां पे आपकी यूनिकनेस क्रिएट हो। लो प्राइस जो है वो उसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएटेड के मुकाबले में वो समवट लो होती है, मतलब डिफरेंशिएटेड का जितना डिफरेंशिएटेड की यूनिट प्राइस हायर साइड के ऊपर होती है, लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें प्राइसेस जो डिफरेंशिएटेड होती है उससे कम होती है, लेकिन दूसरे वाले से ज्यादा होती है। मोर वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसों पे जो है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो क्रिएट की जा रही होती है। लाइक जिस तरीके से टोयोटा की एग्जांपल लीजिए, हम इसको देखें, रिस्क इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क हमारे पास इसके अंदर क्या क्या आ रहे होते हैं। एक तो ये आता है कि ये स्ट्रैटेजी बाकी तमाम की तमाम स्ट्रैटेजीज के मुकाबले में इंप्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें दोनों डायनामिक्स लेके चलने होते हैं। लाइक हमें डिफरेंशिएटेड का भी डायनामिक लेके चलना होता है, लीडरशिप का डायनामिक भी लेके चलना होता है। तो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम दोनों चीजों को एक साथ कोरिलेट लेके चले, दोनों चीजों को एक साथ लेके चले। कभी कभी हमारे पास ये होता है कि डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए इसको समझना या इसको लेके चलना मुश्किल होता है रियल टाइम के अंदर। सेकेंड, कॉस्ट डिक्रीज की अगर हम बात करें तो बाजू बात ऐसा होता है कि हमारे पास एक दफा में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिक्रीज होती है, दूसरी दफा में दूसरे प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन इंक्रीज है, मतलब वाइस वर्सा चल रहा होता है। हम कॉस्ट डिक्रीज कर रहे होते हैं एक तरफ में, तो हमें डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ से बढ़ाना पड़ती है। हम डिफरेंशिएशन को डिक्रीज करें तो हमें कॉस्ट को बढ़ाना पड़ती है। कैन गेट स्टक इन मिडिल रिजल्टिंग नो एडवांटेजेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। यस, चूंकि हमारे पास ये दो मेथोडोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, दो मेथोडोलॉजीज का मर्जर है, दो मेथोडोलॉजीज को हम साथ लेके चलते हैं, तो देयर इज एवरी बिट ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि हम बीच के अंदर स्टक कर सकते हैं, हम बीच में फंस सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ दिस कि हम जो है वो कोई फायदा ले, वो हम नुकसान के अंदर, मतलब साइमल्टेनियस हम उसको नुकसान के अंदर जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लास्ट जो चीज हमने देखनी है वो हमने देखनी है कस्टमर एंगर रिलेशनशिप। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में हम कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के देख लें, हमने हर स्ट्रेटेजी के लास्ट में फीडबैक को देखा, हमने हर स्ट्रेटेजी के लास्ट में कहा कि जी लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है वो हमारे पास फीडबैक का इंक्लूड। फीडबैक किसका है, हमारे पास कस्टमर्स का फीडबैक है। रिलेशनशिप किससे हमने क्रिएट करना है, कस्टमर से रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि कस्टमर स्ट्रेटेजिक कंपैटिटिवनेस रिजल्ट्स व्हेन फर्म कैन सेटिस्फाई कस्टमर बाय यूजिंग कंपैटिटिव एडवांटेज। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लो, 5 मॉड्यूल में से कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, या आप किसी 5 फोर्सेस में से किसी भी एरिया के अंदर फोकस कर लो, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इज द फैक्ट कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक कंपैटिटिवनेस है दैट शुड रिजल्ट कि आपके तमाम के तमाम कस्टमर्स सेटिस्फाई हो, क्योंकि जब तक आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा।
ठीक है। 5 कंपोनेंट्स के लिहाज से हम बात करें तो हमने ऊपर भी 5 फोर्सेस के लिहाज से बात की, उसी तरीके से रिलेशनशिप के अंदर हमारे 5 कंपोनेंट्स के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 5 कंपोनेंट्स 5 क्वेश्चंस हैं। लाइक फर्स्ट वन इज इफेक्टिवली मैनेजिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आप कस्टमर्स के साथ इफेक्टिवली अपना रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे? यू डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू एंड बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। आपको कस्टमर के लिए सुपीरियर वैल्यू देनी है, आपको कस्टमर के अंदर ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी है। रिचनेस एंड एफिलिएशन, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उन तमाम के तमाम कस्टमर्स के साथ आप फैसिलिटेट करो, उन तमाम के तमाम कस्टमर्स के साथ आप इंटरैक्ट करो, उन तमाम के तमाम कस्टमर को आप फैसिलिटेट करो। मैक्सिमम जितनी फैसिलिटेशन हो सकती है उतनी फैसिलिटेशन आप उनको प्रोवाइड करो ताकि वो मैक्सिमम आपकी सर्विस को रिटेन कर सके। व्हाट नाउ, तीन मेजर सवाल। कौन आपके कस्टमर्स हैं? हु आर योर कस्टमर? व्हाट कस्टमर नीड्स टू सेटिस्फाई, कस्टमर को किस नीड को सेटिस्फाई करना है। थर्ड, हाउ डिटरमाइनिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज, आपकी वो कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आपके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी। ये वो सारी के सारी चीजें हैं जो कि आपकी कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करती हैं, आपकी कस्टमर रिलेशनशिप को साथ लेके चलती है, कस्टमर रिलेशनशिप को एक्वायर करने में आपको हेल्पफुल साबित होती है। यहाँ तक कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो। फिर इसके बाद मजीद फर्दर हम आगे चल के पोर्टर, जो हमारे पास पोर्टर का 5 स्ट्रेटेजिक मॉडल है वो भी हम इसको जो है रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ तक कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई आप पूछ लो, फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो भी ले लेता हूँ। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, मेरे पास अब्दुल वाहिद शो हो रहे हैं थर्ड सेशन के अंदर, अब्दुल वलीद, सॉरी अब्दुल वलीद शो हो रहे हैं। अब्दुल वलीद के बाद अलमास सत्तार शो हो रही है मेरे पास। अलमास सत्तार के बाद आसिया शो हो रही है मेरे पास। मुझे बता देना अगर किसी का नाम है शो। तो आसिया के बाद बीबी निदा शो हो रही है मेरे पास। बीबी निदा के बाद फरीहा खान शो हो रही है। ओके, फरीहा खान के बाद हफ्सा शो हो रही है। हफ्सा के बाद इकरा ताहिर शो हो रही है। अच्छा, इकरा ताहिर के बाद काशिफ शो हो रहे हैं। काशिफ अब्दुल गनी शो हो रहे हैं। काशिफ अब्दुल गनी के बाद जब्बार अली शो नहीं हो रहे हैं मेरे पास। जब्बार हैं या नहीं है? नहीं, जब्बार नहीं है मेरे पास इस वक्त। ठीक है, जब्बार अली को नहीं कर देते हैं। काशिफ अब्दुल गनी शो हो रहे हैं मेरे पास। अच्छा, ये खलीफा, ये बेटा आपका नाम है या आपका, अगर आपका एक्चुअल नाम यही है तो मुझे कंफर्म कर दो। अच्छा सर, व्हाट इज एग्जिस्टिंग राइवलरी एंड पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट? एक मिनट उसामा बेटा, मैं अटेंडेंस ले लूं, मैं फिर उसके बाद आपके दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ। एक मिनट। ओके बेटा, ये खलीफा, बेटा हुसो एवर यू आर, मुझे अब अपना एग्जैक्ट नाम बता दो। फर्रा मुजाहिद, ठीक है बेटा। ओके जी, फर्रा मुजाहिद, महविश सईद हो गया, महविश शाहिद हो गया, मिनाल खत्री हो गया। फर्रा मुजाहिद,
काशिफ, मिनाल खत्री हो गया, मिनाल खत्री के बाद मोहम्मद हसन, ठीक है मोहम्मद हसन ये हो गया। मोहम्मद हसन के बाद पलवशा हो गया, पलवशा के बाद प्रीदेव हो गया, प्रीदेव के बाद प्रीदेव के बाद जो है उसामा खत्री भी हो गया, उसामा खत्री के बाद जीशान भी हो गया। ठीक है बहुत बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई जी। जीशान बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हो बेटा, आप मुझसे जो है वो पूछ रहे हो, अल्लाह भला करे उसामा जी, उसामा बेटा आप मुझसे पूछ रहे हो राइवलरी और एग्जिस्टिंग राइवलरी और पोटेंशियल एक्सटेंड का। देखो एग्जिस्टिंग राइवलरी का मतलब ये है कि जब आप किसी फर्म के अंदर एंटर हो रहे होते हो, लाइक जिस तरीके से आप इस फर्म के अंदर एंटर हो गए हो या किसी अब इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रहे हो, तो आपके कुछ राइवल्स, कुछ ओपोनेंट्स, कुछ कंपेटिटर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो जो कंपेटिटर्स, जो राइवल्स जो आपके ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उनकी जब हम बात कर रहे होते हैं या उनकी जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं या उनकी हम वर्किंग की बात करते हैं, तो हमारी एग्जिस्टिंग राइवलरी होता है। दूसरा आप बात करें पोटेंशियल एंट्रेंट की, एक्सटेंड नहीं है, पोटेंशियल एंट्रेंट है बेटा। पोटेंशियल एंट्रेंट का मतलब ये है जब आप किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हो, तो उस मार्केट में जो है रुबाब इनायतुल्लाह बेटा आपका नाम नहीं आया। हाँ एक मिनट रुको, रुबाब इनायतुल्लाह नहीं है बेटा आपका नाम, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने। रुबाब बेटा आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ओके जब आप देखो उसकी पोटेंशियल एंट्रेंट की बात करते हो, तो देखो एंट्रेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आपके पास एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो कि एग्जिस्टिंग कंपेटिटर कहलाते हैं। दूसरा आपके पास जो होता है वो आप होते हो। तीसरा जो लोग उस मार्केट में एंट्री करने के लिए आ रहे हैं, या तीसरा जो लोग उस मार्केट के अंदर आ रहे हैं बाहर से, मतलब जिस तरीके से कोई नया बंदा उस मार्केट में आ रहा है, उसके लिए कितनी फीजिबिलिटी है, उसके लिए उस मार्केट में कितने हर्डल्स हैं, उसके लिए उस मार्केट में कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने वेंचर्स हैं। आसिया बेटा कुछ कह रहे हो आप? ओके उसके लिए मार्केट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए मार्केट में कितनी एंट्रीज है, उसके लिए मार्केट में कितना ऑप्शंस है, लाइक मार्केट कितनी आसान है उसके लिए एंटर होने के लिए, मार्केट कितनी मुश्किल है उसके लिए एंटर होने के लिए, वो जो सारी के सारी चीजें हैं वो आप डिफाइन कर रहे होते हो न्यू एंट्रेंट के अंदर, या न्यू एंट्रेंट बैरियर्स हम जिसे कहते हैं उसमें डिफाइन कर रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक है उसामा बेटा क्लियर होता है? ओके इसके अलावा एनी वन क्वेश्चन, और किसी का कोई सवाल, और किसी की कोई चीज? जी एनी वन? ओके ठीक है, अब हम इसके बाद जो है वो जल्दी से एक और रिव्यू कर लेते हैं, और रिव्यू करके हम पोर्टर की थ्योरी को भी देख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो ये पूरा के पूरा एलिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए और हम फिर जो है इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चले। अच्छा हमारे पास ये ओके हमारे पास पोर्टर की स्ट्रेटेजी के अंदर ये आपके पास जो है वो बेसिक एरिया होता है, और ये आपके पास 3 जेनायर्स होते हैं जिसको हम, ये बेसिकली आपका जो है वो उसकी तस्वीर होती है। डिफरेंशिएशन, ओवरऑल, कॉस्ट, लीडरशिप, ये 3 जेनायर्स आप जो है वो देख चुके हैं। पोर्टर की स्ट्रेटेजी को हम जो है वो देख लेते हैं कि पोर्टर्स के मुताबिक स्ट्रेटेजी क्या है। ऑपरेशन जब हम पोर्टर की डेफिनेशन के लिहाज से बात करते हैं, तो उसके लिहाज से हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन इफेक्टिवनेस मींस परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटीज बेटर देन राइवल्स। जो आपकी 5 फोर्स मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स सेम ही हैं। एक मिनट मेरे पास चैट क्यों नहीं आ रही है? Sir, one more. Okay, what is the difference between performing activity differently and performing different activities? जी अब शायद उसामा तुमने जो है वो मेरी शायद वो वाली बात जो है वो तुम मिस कर गए। मैंने इसके ऊपर यही बात कही थी कि ये बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये सिमिलर है नहीं। देखो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज डिफरेंटली का मतलब ये है कि 10 लोग एक काम एक तरीके से कर रहे हैं और आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम कर रहे हो, मतलब गोल्स सबके एक ही है। 10 लोग 9 लोग जो है वो एक काम को एक तरीके से कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, और आप अकेले जो है उस काम को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हो उसी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आप जो है वो तमाम की तमाम डिफरेंट आप उसी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हो, मतलब 10 के मतलब 9 लोग और आप लोग, एक्टिविटीज आप सब लोगों की एक जैसी हैं, लेकिन आप उस एक्टिविटी को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। इसको आप इस तरीके से ले लो कि आप अगर पहली स्टेटमेंट की बात करो परफॉर्म एक्टिविटी डिफरेंटली का मतलब ये है कि 9 लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, आप दूसरे रास्ते से जा रहे हो, तो ये परफॉर्म एक्टिविटीज डिफरेंटली हो गया। दूसरी चीज परफॉर्मेंस डिफरेंट एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आप 10 के 10 लोग एक ही रास्ते से जा रहे हो, लेकिन 9 लोग साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बाइसिकल 9 लोग साइकिल इस्तेमाल कर रहे हो और आप बाइक इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसको इस तरीके से ले लो, ठीक है उसामा, क्लियर होती है ये चीज बेटा? ओके, आई बिलीव आपका टाइम स्लॉट भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास टाइम स्लॉट जो है वो आपका कंप्लीट ही शो हो रहा है, 3 मिनट है, तो मैं 3 मिनट के अंदर आपको जो है ये पोर्टर की जो है क्वार्टर की जो स्टडी है वो भी मैं आपको बता दूं। हमने जिस तरीके से वहां पे 4 मॉडल स्ट्रैटेजी डिस्कस की, उसी तरीके से एक और स्ट्रैटेजी हमारे पास क्वार्टर की स्ट्रैटेजी होती है। क्वार्टर की स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप तमाम की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करो जो कि आपके राइवल से बेहतर तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कंपैटिटिव एडवांटेज को ओवरलुक करो, कंपैटिटिव एडवांटेज को लो, लेकिन सिर्फ सफिशिएंट कंपैटिटिव एडवांटेज करो। सफिशिएंट का मतलब ये है कि जितनी जरूरत है उतना कंपैटिटिव एडवांटेज लो। आप कंपैटिटिव एडवांटेज के चक्कर में ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेट गो नहीं करो, प्लीज आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस करो। आपका जो कंपैटिटिव एडवांटेज है वो सफिशिएंट लेवल में ऑलरेडी आपके ऊपर आता रहेगा। जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका मतलब ये है कि परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज फ्रॉम राइवल या परफॉर्मेंस सेम एक्टिविटीज जो हमने पहले बात की थी वही चीज जो है इसके अंदर है, लेकिन इसके मॉडल्स डिफरेंट हैं, इसके 3 एरियाज डिफरेंट है। लाइक वैरायटी बेस्ड पोजीशनिंग होती है एक, मतलब आप कस्टमर को वैरायटी बेस्ड करते हो, मतलब सबसेट्स बना दो, छोटे छोटे ट्रेंचेस बना दो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के। लीड बेस्ड पोजीशनिंग होती है, किसी कस्टमर पर्टिकुलर कस्टमर की पर्टिकुलर नीड को आप कैटर करना चाहो वो देखते हो। या एक्सेस बेस्ड पोजीशन होती है। एक्सेस बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट का एक्सेस दे रहे होते हो, मैक्सिमम एक्सेस दे रहे होते हो ताकि आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक जो है वो प्रोवाइड कर सको। कंपैटिटिव एडवांटेज में हसन बेटा ब्रॉड टारगेट और नैरो टारगेट में क्या फर्क है? देखो कंपैटिटिव एडवांटेज में नैरो टारगेट में ये होगा कि आपके जो क्लाइंट्स और आपकी जो मार्केट होगी या जो आपके कंपैटिटर होंगे बिल्कुल थोड़े से होंगे, मतलब 2 होंगे 4 होंगे, और एक पर्टिकुलर टारगेट को लाइक एक पर्टिकुलर एरिया होगा, मैं एक एरिया को टारगेट करूंगा। अगर मैं सिर्फ लियारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करूं या मैं किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके उसको उसके ऊपर बात करूं, तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे या जो फर्म्स मौजूद होंगी वो आपका नैरो कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। लेकिन मैं कॉन्ट्रैरिली पूरी के पूरी यूनिवर्सिटीज को लाइक मैं सीडीएम को भी ले लूं, इकरा को भी ले लूं, जेडेस्ट को भी ले लूं, नाइडिया को भी ले लूं, जब मैं उन सबको मिला के उन तमाम के तमाम उसकी बात करूं, कंपेटिटर्स की बात करूंगा, तो वो मेरा ब्रॉड टारगेट कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। ठीक है बेटा हसन? ओके, इसके बाद हम वापस आते हैं पोर्टर की स्टडी के ऊपर देखते हैं। ओके, इसके बाद हम वापस आके पोर्टर की स्टडी को देखते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेटेजी उसका फोकस है वो, इसकी स्ट्रेटेजी जो है बेसिकली पोर्टर की स्ट्रेटेजी लेट गो स्ट्रेटेजी के ऊपर है। लेट गो स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू यू हैव टू डिसाइड इट। इसकी स्ट्रेटेजी में बाकी कुछ नहीं है। इसकी स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको करने और ना करने के बीच में अपना फोकस रखना है। ठीक है, विल बी कीपिंग इट टिल हियर इंशाल्लाह। ये आपका पूरा की पूरा स्ट्रेटेजी का लेवल जो है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आके मजीद फर्दर आगे चैप्टर्स लेंगे। इसमें से अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन आंसर्स का भी एक छोटा सा सेशन रखेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेशन हम कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।